चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू किया एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी, सीए इंटर 1 जीएसटी एग्जाम्पशन। हमारा लास्ट टॉपिक एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी क्लास 2। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, नॉर्मली सेक्शन 11 की चीजें हैं, जिसके अंदर बताया ये भी माफ, ये भी माफ, ये भी माफ, पर कुछ शर्तें भी हैं। ये नहीं कि हर चीज बिल्कुल फ्लैट माफ है, कुछ कंडीशंस के साथ माफ है। थोड़ी बहुत डिस्कशन अपन ने शुरू की थी लास्ट क्लास में, देखते हैं इसी में और आगे क्या। ये डायग्राम देखो, सप्लाई सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, नॉर्मल रेट तो टैक्स की ज्यादातर ये है क्या, कई चीजों पे टैक्स फिलहाल 0% है, कईयों पे 3, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18 और किसी पे 28। कारें हैं, एसी हैं, कैमरास हैं, सब पे क्या है 28% टैक्स लगता है। बहुत सी चीजें जैसे सर्विस सारी कितने आती हैं 18% में। तो 0, किसी पे 3, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18 और किसी पे 28। ये हमारा मैटर नहीं है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सीए फाइनल में ना इंटर में, कि किस चीज पे कितना जीएसटी है। तो बहुत बड़ी महाभारत है जीएसटी, क्योंकि एक चीज की कितनी वैरायटी, कपड़े पे आ जाओ तो कपड़े की कितनी वैरायटी है, टैक्स की रेट नहीं। वो तो व्यापारी एक चीज का काम करता होता है ना, सिर्फ कपड़े का, वो भी उलझा रहता है कि मेरे कपड़े पे किस पे कितनी है। अनस्टिच है नहीं, क्लॉथ है, हैंडीक्राफ्ट वाला है जी, कॉटन का है, हैंडमेड है, मशीन मेड है, बड़ा वो कहीं सूरत में टैक्स की रेट तो व्यापारी देख लेगा मेरे पे क्या बनता है बस। लेकिन जीएसटी की जनरल रेट, हाँ जी, वैसे जीएसटी सीजीएसटी की बात करें वो कहता है जी मैक्सिमम कितना टैक्स लग सकता है 20, सीजीएसटी 20, तो एसटीएसटी 20, तो टोटल कितना जीएसटी 40। हालांकि आज की रेट अभी 28 पे है। सरकार ने शुरू में सोचा था हम लॉटरीज और कई चीजों पे टैक्स लगा लेंगे 40, अभी आज की रेट में वो 28%, वो भी बहुत है वैसे। कॉम्पोडिलर सेक्शन 10(1)(2)A में 10(1) में कितना लगता है 1, ट्रेडर मैन्युफैक्चरर में, और रेस्टोरेंट 5, और 10(2)A सर्विस प्रोवाइडर पे कितना टैक्स 6%। जानते हैं सारे कंपोजिशन, यस। नेक्स्ट, टैक्स की एग्जम्पशन, नील रेट ऑफ टैक्स, जिन चीजों पे टैक्स लगता ही नहीं। कुछ चीजें ना ऐसा है जो चीजें तो टेम्परेरी जीरो कर दी गई है, टेम्परेरी उनके तो इनपुट क्रेडिट मिलता रहता है। और जो चीजें परमानेंटली 0% है, यानी एग्जाम्पटी समझो परमानेंटली, जैसे नमक है, जैसे मिल्क है। अब मान लो दूध का प्रोजेक्ट है आपका, मिल्क प्रोजेक्ट, मिल्क अनब्रांडेड दूध की डेयरी है। अब आप दूध की डेयरी चलाते हैं, दूध तो क्या है 0% है परमानेंट, नमक 0% है परमानेंट। अब दूध की डेयरी चलाने के लिए आप मशीनें खरीदो और उम्मीद करो कि आपको क्रेडिट दे देगी, आईटीसी दे देगी सरकार, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ चीजें ना, कुछ चीजें टेम्परेरी 0% में आती है, टेम्परेरी, तो वो कुछ टाइम के बाद अगेन टैक्स रेंज में आ जाती है। तो उस केस के अंदर क्या है, क्रेडिट सरकार दे देती है, उस सामान पे क्रेडिट दे देती है। गोल्ड में देखो, एक्साइज ड्यूटी जो जीएसटी का पोर्शन है वो सरकार ने पीछे कम किया, तो गोल्ड थोड़ा सस्ता किया, गोल्ड आसमान पे पहुंच गया था, थोड़ा घटा है, सरकार ने टैक्स उस पे रिड्यूस, फिर बढ़ा दे सरकार का क्या है, फिर बढ़ा दे टेम्परेरी। तो जो चीजें परमानेंटली एग्जाम्प्ट है 0% में है, उन पे क्या है टैक्स नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, कल को उन पे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ओके, होली एग्जाम, ना आज ना कल, कभी टैक्स है ही नहीं इन चीजों पे, ना कभी था, तो वो लिस्ट ही तो पढ़ने जा रहा हूं मैं आज, जो परमानेंटली क्या है एग्जाम, ऐसी चीजों पे जीएसटी सरकार नहीं लगाएगी। जैसे कल भी कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, फिश की कुछ चीजें पड़ी थी, कुछ सर्विस ज्यादा है, पंडित जी की वाली सर्विस, डॉक्टर वाली सर्विस, जू में एंट्री पढ़ा था ना, जो योगा वगैरह क्लास ये माफ है, ओल्ड एज होम चलाना, ट्रॉमा सेंटर वगैरह ये। नेक्स्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तो नेशनल हाईवे का मैप, कोई पेट्रोल डीजल और लिकर, लिकर कौन सी, लिकर कौन सी ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल दवाइयों में डलने के लिए बिक रहा है तो भैया वो नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं लिकर फॉर, इधर पुष्पा बताएंगी,
भैया इंसान के पीने के लिए जो लिकर है वो तो और ज्यादा नेगेटिव चीज है, और ज्यादा नेगेटिव चीज है ना, बुरी चीज है। जो अल्कोहल दवाइयों में डलना है वो तो फिर भी चलो अच्छे में काम आता है, ये तो शराब है, बंदे ही बर्बाद करेगी, घर बर्बाद करेगी, और लग्जरी कोई जरूरी चीज भी नहीं है जीने के लिए। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, क्यों? तो बढ़िया, इसको क्यों बख्श दिया जीएसटी वाला? क्या बड़ा हुआ है सारा कुछ, बहुत दिन हो गए इसकी बात करते तो नेशनल हाईवे में मैं एप्लीकेशन कार्तिक, इन पे जीएसटी नहीं है, शराब पे, ह्यूमन कंजम्पशन वाली। क्यों? क्योंकि इस पे और टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज लग रहा है, वैट लग रहा है। ये मत समझो ये बच गए, बहुत मोटा वैट और बहुत ज्यादा एक्साइज, स्टेट एक्साइज लग रही है, इसलिए जीएसटी होता तो वो ना लगते, ठीक है ना। तो दो दो टैक्स थोड़ी लगाओगे, वो लग रहे हैं। क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है ये एक्साइज, ये वाला शराब वाला। स्टेट्स ने विरोध कर दिया भारत सरकार का कि भैया ऐसा है, शराब ही तो कमाई दे रही है, इसको जीएसटी में लगा के आधा आधा कर लोगे तो हमें क्या फायदा। विरोध कर दिया, इसलिए जीएसटी इसको अपने नेट में नहीं ला पाया, वरना इस पे जीएसटी लगना था। और सरकार कब लगाएगी जीएसटी, शायद चांस नहीं है शराब पे। पेट्रोल डीजल और ये चीजें अभी जीएसटी नेट से बाहर है। पेट्रोल डीजल और इन चीजों पे कभी टैक्स आएगा, कह नहीं सकते, 7 साल तो हो गए सुनते हुए, आएगा। तो फिलहाल ये माफ है, क्लियर। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट में कहता है कि गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर जीएसटी लगता है, हाँ दोनों पे लगता है, लेकिन कुछ गुड्स और कुछ सर्विस क्या होती हैं, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं, कुछ गुड्स और कुछ सर्विस। वो लिस्ट पढ़ लूंगा कौन सी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग जिस पे टैक्स लगेगा इन निल, पूरी तरह से सेक्शन 11 की लिस्ट में, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है, बहुत बात की अपन, वही पेट्रोल और ह्यूमन कंजम्पशन वाली लिकर, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जिसपे है ही नहीं, जीएसटी लगता ही नहीं। वही बात लिकर और नेशनल हाईवे का मैप, पेट्रोल डीजल एविएशन ऑयल, ये सब चीजें इसमें कवर होती है, मोटर सिपरेट, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये क्या कहता है, ये कहता है सेक्शन 11 पे आओ, सेक्शन 11 मेन सेक्शन, जीएसटी माफ करने की पावर भारत सरकार के पास है। सरकार कोई भी डिसीजन काउंसिल से बात करके ही लेती है। जीएसटी काउंसिल का चीफ कौन होता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और बाकी मेंबर कौन होते हैं, हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर है, फैसला मीटिंग में होता है, ठीक है। चलो, कहता है क्या, दो बातें इसमें देखो, एग्जम्पशन ऑर्डर ईओ, इसे शॉर्ट, इसका नॉमेनक्लेचर है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएन लिखा मिलेगा आगे, ईएन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, ईओ एग्जम्पशन ऑर्डर, एग्जम्पशन ऑर्डर और एक क्या एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसमें तो नोटिफिकेशन वर्ड जाना मन है, सरकार नोटिफिकेशन जारी करके कहती है कि इस डेट से इन चीजों पे जीएसटी वो सबके लिए माफ, ये नहीं बस मान लो नमक पे कह दिया सबके लिए नमक माफ, चीनी पे कह दिया सब पे माफ, लेकिन जो ऑर्डर होता है ना वो सबके लिए नहीं होता। जिसको माफ किया है भैया, ईशान कहता है क्या मुझ पे जीएसटी है, मैंने कहा दिखा तेरे पास कोई एग्जम्पशन ऑर्डर है, कहना ऑर्डर, या तो तू जो सामान बेचता है या तू सर्विस देता है वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में हो, कहता वो तो मैंने ढूंढी मिली नहीं मुझे। मैंने कहा क्या बेचता है, क्या सर मैं फर्नीचर बेचता हूँ, नोटिफिकेशन में है कहना। मैंने कहा फिर कोई ऑर्डर की कॉपी है तेरे को सरकार ने स्पेशल माफ किया हो, क्या वो क्या होता है। मैंने कहा भाई सरकार तब माफ करती है जब तेरे एरिया में सुनामी आ गई हो, कोई साइक्लोन आ गया हो, कोई अर्थक्वेक आ गया हो, कोई फ्लड आने से बर्बादी हो गई हो, सरकार कहती है इस शहर के लोगों पे जीएसटी थोड़ी देर के लिए माफ कर दो। क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन या तूने रिक्वेस्ट की हो सरकार को, सरकार ने तेरे को क्या कर दिया हो, माफ। क्या कोई ऐसी कॉपी है क्या तेरे पास, दिखा। क्या नहीं है सर ऐसी कोई कॉपी नहीं, चल फिर टैक्सेबल है तेरा सामान,
या तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो सब चीजों के लिए सरकार देती है कॉमन, सब लोग माफ। सरकार ने कह दिया प्रॉपर्टी किराए पे देनी है रहने के लिए, तो वो सब कोई भी किराए पे देगा माफ, समझे ना। लेकिन नोटिफिकेशन के अलावा ऑर्डर जिसको मिला है उसी के लिए शर्तें लिखी हुई हैं, उसको माफ। ठीक है, तो यहां क्या कहता है, नोटिफिकेशन जारी करती है सरकार, जो बताती है पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफिकेशन इश्यू करती है गवर्नमेंट, बताती है जीएसटी काउंसिल से बात करके भाई कंडीशनल है कि एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है। देखो एब्सोल्यूट एग्जम्पशन तो होती है बिना कोई शर्त सबको क्या है माफ होगा ही होगा, सबको माफ होगा ही होगा। जबकि कंडीशनल वाली में हमेशा अंधाधुंध माफ नहीं है, कुछ कंडीशन है उसके साथ माफ होगा। कंडीशनल एग्जम्पशन सरकार ने कंडीशन बना दी कि जैसे मान लो होटल रेंट का एग्जांपल लिख लो कंडीशनल में, कंडीशनल एग्जम्पशन नंबर 1 आप ऊपर लिख लो, जैसे कि कंडीशनल कंडीशनल में जैसे रूम रेंट इफ रूम रेंट इज अप टू और लेस देन ₹1000 per day as per normal tariff of the hotel, ऑफ होटल मोटल धर्मशाला जो भी है, होटल कह लो लॉज कह लो, नाम तो कोई भी दिया जा सकता है, दैट इट इज एकदम। दैट इट इज, अगर होटल का किराया 1000 रुपए से ज्यादा है तो रूम रेंट पे जीएसटी है। अगर आप छोटी मोटी धर्मशाला चलाते हैं जहां कमरों का किराया 200 300 है, 800 700 600 रुपए है, माफ। अगर किराया 1000 रुपए पर डे से ज्यादा है तो क्या है, टैक्स पूरे पे टैक्स, 1200 किराया 1200 पे टैक्स। ये सर्विस है या गुड्स, सर्विस, कितना टैक्स लगेगा 18। यानी छोटे मोटे होटल, धार्मिक संस्थाओं, रिलीजियस प्लेसेस पे बनी हुई धर्मशाला, आप सालासर जाते हो बड़ी धर्मशाला मिलेंगी, ज्यादातर देखो आजकल वहां महंगी भी, पर ज्यादातर जो है नॉर्मल है, जो होटल लाइक फैसिलिटी नहीं देती ज्यादा, वो 800 700 900 1000 तक मिल जाती है हाँ। लेकिन कई वहां ऐसे भी हैं 1500 रुपए भी लेते हैं, कोई 1200 1100 1700 भी लेते हैं, पर वो ना टीवी टूवी लगा के फोन इंटरकॉम सारी फैसिलिटी देते हैं, समझो नाम ही धर्मशाला है, वैसे वो क्या है होटल ही है। उनका चार्जेस 1000 रुपए से ज्यादा एक दिन का, तो फिर उस पर क्या लगेगा, जीएसटी माफ नहीं। तो कंडीशन होगी ना, कंडीशन होगी ना, अगर 1000 है तो छोड़ेंगे, उसके ऊपर है तो टैक्स। ऐसा तो नहीं सीधा किसी ने कहा होटल सीधा ही माफ। जनरल एग्जम्पशन तो क्या होगी, एब्सोल्यूट कुछ नहीं, माफ ही माफ। दूध बेचने आप जितना मर्जी बेचो अनब्रांडेड माफ, आटा बेचो माफ, कितने का बेचो जितना मर्जी बेचो, प्रॉपर्टी रहने के लिए दियो माफ, और उसकी शर्तें पढ़ूंगा बोल प्रॉपर्टी। तो सरकार एब्सोल्यूट एग्जम्पशन देगी जिसमें कोई शर्त नहीं है, सीधा ही माफ होगा बिना कोई इफ और बट के, बस सीधा माफ। कैसे बता रहे, सरकार पानी सप्लाई करती है, आप लिख लो पानी बोतल बिस्लरी वाला नहीं कह रहा, ब्रांड लगा के 20 रुपए की बोतल बेचे जा रहे हैं, लूट मची है देखा जाए। और महंगे वाले में चले जाओ, अब रेस्टोरेंट में क्या है, अब छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाले भी क्या बोतल रख जाते हैं पानी, तो कौन टेंशन ले बार बार जग भर के रखे ये वो पानी की बोतल पेड़ वाली। और आप कोई महंगे में चले जाओ जैसे नीशू राजा कुछ, वो तो बोतल ही ला के ऐसी रख देंगे, बंदा कौन सा रेट देखता है, खोलने के बाद पता लगता है कि तो बोतल रखा, 3-4 बोतल पानी की दिखा के बच्चे, पता लगा 300 रुपये तो पानी के लगे, बहुत महंगा है। यानी वो लेवल के हिसाब से स्टैंडर्ड उनका होटल का, उस हिसाब से वो रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड के थोड़ी पानी बेचते हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। एरिटेड वाटर, एरिटेड वाटर क्या होता है, सोडा वाटर, छोटा वाटर गंजी में भी काम आता है, जरूरी नहीं वाइन में होता है, पेट्रोल भी काम आता है। तो वो पेशेंट भी लेते हैं ना, पथरी वगैरह का स्टोन प्रॉब्लम होती है, सोडा वाटर हो या बिस्लेरी मिनरल वाटर, इन पे टैक्स है। लेकिन आप लिख लो ये पानी किसकी बात कर रहा है, आप लिख लो
पानी जो म्युनिसिपैलिटी वाले या पब्लिक हेल्थ वाले सप्लाई करते हैं, लिख लो आप, ये कौन से पानी की बात कर रहा है, लिख लो, वाटर सप्लाई बाय, वाटर सप्लाई बाय पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपैलिटी। कई जगह तो म्युनिसिपैलिटी पानी सप्लाई करती है, हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी नहीं करती, हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ करता है ना। सीवरेज और पानी का डिपार्टमेंट अलग है, पब्लिक हेल्थ। दिल्ली में जल बोर्ड है, सुना होगा, दिल्ली में जल बोर्ड नाम है उसका, वो पानी सप्लाई करते हैं तो वो माफ है, इज एग्जम्प्टेड। बिल आता कि नहीं आता आपके घर में, पानी आता है ना, उस पर कोई जीएसटी नहीं। वैसे बिजली के बिल पे भी नहीं है जो आपके घर में। पानी सरकार सप्लाई करे, म्युनिसिपैलिटी, पब्लिक हेल्थ, जल बोर्ड या कोई भी, वो पूरी तरह से माफ। लेकिन याद रखना, लिखना है, लिख लो, जो बिस्लरी और पैक्ड वाटर बिकता है बोतल में, वो माफ नहीं, उस पर टैक्स है। सुन लो, लिख लो अगर, बट पैक्ड वाटर बॉटल लाइक एक्वाफिना, बिस्लरी, सच एज बिस्लरी और एरेटेड वाटर वगैरह बिकता है, और भी किसी तरह का प्रोसेस पानी बिकता है, तो वो बिस्लेरी टाइप या कोई और, तो वो पूरी तरह से क्या है, टैक्सेबल है अंडर जीएसटी। पता क्या है इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लो एक लिस्ट दे दी, ये माफ है, जो उस लिस्ट में नहीं आया तो सारा क्या है। तो लेकिन ना बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए तो भाई इसका नेगेटिव क्या है, तो इजी रहता है कि भाई बिस्लेरी वाला पानी माफ नहीं। गुड डे के सिलेंडर में पानी आता है कि नहीं आता, वो वाटर डिस्पेंसर, कई जगह वाटर कूलर नहीं लगा होता, तो वाटर डिस्पेंसर को उल्टा नहीं डालते पानी, वो 15-20 लीटर का कैन, सब टैक्सेबल है, वो सब टैक्सेबल है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी वाले पानी सप्लाई को माफ किया गया। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग, हाँ ये बढ़िया है, नेशनल फ्लैग जो मर्जी हो, इवन मशीन मेड क्यों ना हो, इवन इट इज मशीन मेड, वोवन या हैंडमेड, कोई चक्कर नहीं, ऑलवेज एग्जम्प्टेड। बढ़िया कर दिया। अगर झंडे बिकते हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो बेचने वाला हैंडमेड बना रहा है, लेडीज को लगा दिया वो फोल्ड करके बना देती हैं, चाहे वो बुनाई करते हैं जैसे वो वूल की वुवन, चाहे वो मशीनों से बने हैं, हर हाल में झंडे बिकेंगे। नेशनल फ्लैग तो पूरी तरह से वो क्या है, टैक्स फ्री, टैक्स एग्जम्प्टेड। दुकानों पे बिके, पैक करके बिके, जैसे मर्जी बिके, इंडियन ट्राई कलर, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है पूरी तरह से बेचोगे माफ। तो सही है, इसी बहाने टैक्स लगाओगे, महंगा पड़ेगा, लगाना ही नहीं अगले, तो माफ कर दो, बल्कि इस पे तो सब्सिडी दे दो तो लगाएगा हो। चलो, कंडीशनल एग्जम्पशन, भैया सीधा माफ नहीं है, जनरली कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्त पूरी होगी तो माफ होगा। जैसे कि होटल का रेंट बताया ना, कंडीशनल में होटल का रेंट माफ होगा 1000 रुपए। सेकेंड और लिख लो, यहां सप्लाई ऑफ फुटवियर वर्ड की जगह आप गारमेंट्स लिख लो, गारमेंट्स या क्लॉथ, क्लॉथ। 1000 रुपए से कम, सो नहीं 1000, 1000 रुपए से कम वाले कपड़े बेचते हो, सस्ते कपड़े बेचते हो, तो 1000 रुपए से कम वाले तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फुटवेयर की जगह वर्ड क्या कर लो, गारमेंट्स, तो की जगह क्या कर लो, 1000 रुपए से कम वाले कपड़े बेचते हो, मतलब आपकी ऐसी दुकान है जहां सस्ता माल है, जो बच्चों के कपड़े हैं 200-200 करो है, उन कपड़ों को बेचने पे जीएसटी। आगे चलो, फिर कहता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो क्या, ट्रक वाले हो क्या एग्रीकल्चर का सामान ढोते हो। हाँ जी सुनो, कंडीशनल क्यों, गारमेंट जीटी हो आप, ट्रक ट्रांसपोर्ट हो, क्या आप खेती का सामान ढोते हो तो तुम आप, ब्लड विक्टिम्स के लिए सामान लेके जा रहे हो, गैया लेके जा रहे हो तो चलो माँ, हाँ वैसे ही व्यापार के लिए सामान लोगों का लेके जा रहे हो तो माँ, कंडीशन आ गई ना, तब माफ होगा। अगर किसानों का, आर्मी का, फ्लड रिलीफ वाला लेके जाते हो तो कंडीशनल एग्जम्पशन है, हर हाल में माफ नहीं, कुछ शर्तों के साथ माफ है। क्लियर, आगे क्या कहता है नेक्स्ट,
कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स स्पेशल ऑर्डर 11(2), ये कौन सा सेक्शन था? 11(1). अब क्या क्या 11(2) कहता है भैया अगर आपके पास ऑर्डर है क्या, कोई फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, कोई और पहाड़ टूट गया, लैंडस्लाइड हो गए, कोई वजह है, आप कहते जी मेरी फसल मेरा बर्बाद होगी सर, कॉटन बर्बाद होगी, इसकी कॉटन के कपड़े क्या है, बन नहीं पाएंगे, अगर जीएसटी देंगे तो महंगी बहुत हो जाएगी, आगे चल छोड़ यार, 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इस सीजन में जीएसटी मां ऑर्डर देगी, क्यों ऑर्डर मिलेगा उसको मां पढ़ो। ये स्पेशल एग्जम्पशन है पब्लिक इंटरेस्ट में, काउंसिल की परमिशन से सरकार ऑर्डर जारी करती है, ये ऑर्डर है ना कि नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो जनरल पब्लिक सबके लिए है, ऑर्डर सबके लिए नहीं होता, खास कैटेगरी के लोगों के लिए है, उन्हीं को माफ होगा, सबको नहीं। तो गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है केस टू केस बेसिस, हर एक को नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है किसको देनी है किसको नहीं। क्लियर? बंदे बताए होंगे कब माफ होगा, जैसे एग्जांपल दे रहा, एक असेसी है जहां जिस एरिया में अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो सरकार ने कह दिया कि स्पेशल ऑर्डर, भाई फ्लड इफेक्टिव एरिया है, इस शहर के लोग जो रजिस्टर्ड है उनको जीएसटी नहीं लगेगा, तो उनको माफ होगा, सारी दुनिया को। क्लियर? दोनों बातों में फर्क है, 11(1) में क्या फर्क है? देखो ऐसा है, 11(1) तो क्या है, जनरल एग्जम्पशन है, गुड्स सर्विस सब पे, लेकिन ये स्पेशल है, सर्कमस्टेंसेस बेस्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट में, और ये क्या है, एक्सेप्शनल केस में है। और कहता है नोटिफिकेशन जारी करती है, इसमें ऑर्डर क्या देती है सरकार? स्पेशल। नॉमिनक्लेचर एग्जम्पशन नोटिफ, अच्छा इसके लिए वर्ड ईओ, और उसके लिए क्या यूज होता है? चलो फिर कहता है इसके लिए ईएन वर्ड यूज होता है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, उसके लिए वर्ड यूज होता है ईओ। ये फुल एग्जम्पशन है, मतलब सबको माफ। नोटिफिकेशन जो होता है उसमें सबके लिए तो है, पर उसमें कुछ शर्तें भी हो सकती हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ऑर्डर में तो आ गया भैया फ्लड विक्टिम है उस एरिया में, अंधाधुंध जो भी उस एरिया में आगे सबको फुल पेमेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी जीएसटी की, ठीक है, ये चीज है। नोटिफिकेशन में तो डेट होती है, इस डेट से एप्लीकेबिलिटी होगी, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर में रूल नहीं है, ऑर्डर जनरल होता है, जिसको आ गया तो आज के बाद छुट्टी टैक्स की, समझो ये। नेक्स्ट 11(3) क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन ऑन इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन। सुनो, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मान लो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इशूड ऑन 10 मई 23। नोटिफिकेशन कब से इशू कर दिया सरकार ने? 10 मई 23। उसके बाद सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया, क्लैरिफिकेशन इंसर्टेड, सरकार ने ना कोई कंफ्यूजन दी, इंसर्ट किया, कोई रूल हो टैक्स का, कोई रूल, कोई और आदमी भी इसमें कवर कर लिए टैक्स में, ये इशूड हुआ ऑन, अगर तो साल के अंदर हो गया, मान लो ये हो गया 5 अप्रैल 24, साल के अंदर हो गया ना, विद इन 1 ईयर, तो इफेक्टिव कब से होगा? रेट्रोस्पेक्टिव। ये इंसर्शन जो ऐड किया क्लैरिफिकेशन,
will be effective from the date of notification issued retrospectively. समझ गए? बोलो। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपको कि आप साल से लेट हो गए तो वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा। रूल लेट दे दिया भैया, अब लोगों को जब से रूल आया, इंसर्शन हुई, उस डेट से ही नए कंसेप्ट को फॉलो किया जाएगा। क्लियर है ना? यानी सरकार को नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद कोई क्लैरिफिकेशन ऐड करनी है तो साल के अंदर कर लेनी चाहिए। तो वो कब से ऐड मानी जाएगी, कब से इफेक्टिव हो जाएगी, उसके रूल कब से फॉलो किए जाएंगे? जब से नोटिफिकेशन इश्यू हुआ। साल से लेट हो गए तो जब आपने क्लैरिफिकेशन दी तब से वो इफेक्टिव होगी। सिंपल शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? तो गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन ऐड करती है किसी भी नोटिफिकेशन में, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देती है कौन सी चीज पे लगेगा टैक्स, कौन सी नहीं। तो इट कैन बी डन एट एनी टाइम विद इन 1 ईयर ऑफ द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। कब तक कर देना चाहिए? साल के अंदर अंदर। और एंड इट विल बी डीम्ड दैट हर एक्सप्लेनेशन ऑलवेज द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन। अगर साल में कर दिया तो समझो ये एक्सप्लेनेशन इंसर्शन कब से वैलिड है? नोटिफिकेशन की डेट से। लेट हो गए तो जब ये आया क्लैरिफिकेशन तब से इफेक्टिव होगा। क्लियर? अगर इससे लेट हो गए तो भैया क्लैरिफिकेशन बाद में, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिवली वैलिड होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इंसर्शन एंट्री नोटिफिकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये चीज है भी। अगर आपने क्लैरिफिकेशन दे दी साल के अंदर अंदर, जैसे मान लो 28 जून को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कोई, ठीक है, और 21 सितंबर को सरकार ने क्या कर दी, कोई एंट्री उससे रिलेटेड इंसर्ट कर दी, तो कर दी ना साल के अंदर, तो सही है। फिर तो ये इफेक्टिव कब से हो जाएगा? नोटिफिकेशन। ठीक है, वो चीज कह रहा है। बाकी अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड है, एससीजेड को दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया है, वो सारा लिस्ट दे रहा है। कल मैंने थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू की थी ये लिस्ट, सेक्शन 11 वाली, क्या जो कहता था कि जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। कौन कौन सी चीजें इस लिस्ट में, 150 के करीब आइटम है जो एग्जाम्प्ट है, वो लिस्ट में बता रहा है कौन कौन सी चीजें हैं, वो बता रहा है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, फिश बेची या दूध बेचा, अनब्रांडेड आटा बेचा, राइस बेचा, मैदा, सूजी, ये सारी चीजें बेची, पड़ी थी ना अनब्रांडेड, तो उन पे नहीं लगेगा। क्या क्या पड़ी थी? फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, फूड ग्रेन, व्हीट, अनब्रांडेड चावल, वाटर में ये कहता है कि वाटर सोल्ड इन सील्ड कंटेनर है तो वो नहीं। फिर पानी और कौन सा बिकता है यार? पानी तो फिर म्युनिसिपैलिटी देती है, पानी कुएं से पानी आता है जो घर तक, वो तो माफ है। लेकिन मैं तो उस पानी की बात कर रहा हूं जो एरिटेड वाटर या फिर आपको पैक पानी मिलता है, गुड्डे वाला पानी, वो पूरी तरह से क्या है? टैक्सेबल। प्यूरिफाइड मिनरल वाटर, एरिटेड वाटर, मेडिकल यूज का पानी, ठीक है, बैटरी में डालने वाला पानी स्पेशल आता है, हाँ वो बिकता है, तो भैया मिनरल वाटर, सील्ड वाटर, वो सारा टैक्सेबल है। पानी वो माफ है जो टैंक से आता है। सुनो, कई जगह आपने सुना है पानी का टैंक मंगवाया जाता है। जैसे आपके घर में मिस्त्री लगने हैं तो उसमें पाइप का कनेक्शन अभी लगा नहीं, तो क्या मंगवाओगे आप? पानी का टैंक। कई किसी मोहल्ले में कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब है किसी वजह से, तो टैंकर से पानी सप्लाई कर देती है म्युनिसिपैलिटी फॉर द टाइम, वो भी पूरी, अगर थोड़े बहुत पैसे लिए तो भी माफ है। पानी बोतल्स में, कंटेनर में जा रहा है, वो पैसे लेके सील्ड वाटर, वो टैक्सेबल है। सारी तरह के नमक सारी तरह के कौन से होते हैं? कोई काला नमक है, कोई सेंधा नमक है, कोई वो सफेद नमक आता है जो आयोडाइज बोलते हैं जिसे, वो सारे के सारे नमक माफ हैं। पहाड़ी नमक आता है ना जिसे लोग पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, पत्थर ही होता है, पत्थर बड़ा, वो चट्टानों से निकलता है, रॉकी सरफेस, उसको तोड़ के फिर वो रेड से कलर का होता है जो नमक, वो अब तो ये आयुर्वेदिक वाले कह रहे हैं नमक वही खाना चाहिए, सेंधा नमक।
ये व्हाइट वाला खाना ही नहीं चाहिए समंदर से जो बनता है। गांधी जी ने बंद करवाया था, नमक आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों ने बनाया ये नमक। चलो जी, प्लास्टिक बैंगल, ग्लास बैंगल, काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर छोड़ दिए थे। याद रखना सारी 2-4 चीजें और ना लपेट लेना, साथ में क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश और लपेट लो, कंडीशनर ना ना, शैम्पू, क्रीम, कंडीशनर नहीं है। बिंदी, कुमकुम वो सब ठीक है, काजल, लिपस्टिक भी नहीं है यहाँ। बैंगल्स, हाँ बैंगल थोड़े महंगे हैं, चूड़ियां चाड़ियां प्लास्टिक वाली, और वो माफ है, जाने दो। नेक्स्ट, म्युनिसिपल वेस्ट या सीवरेज का वेस्ट बिकता है, क्लिनिकल वेस्ट, भैया उसकी सर्विस, उसको देखो कई जगह तो खाद वाद बनाने में और गंदा पानी भी काम आता है, लगता है। अपने इधर एक चित्रगढ़ पट्टी एरिया, वहां गंदे पानी में बहुत कुछ लगता है। अभी आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, अभी मैं कई बार जाता रहता हूँ गुरुग्राम की तरफ, तो एक ना शॉर्टकट रास्ता है, वो खेतों के अंदर से जाता है, एक रोड है, कई बार रश ज्यादा होता है उधर से निकल लेते हैं। उस रोड के दोनों तरफ गोभी लगी होती है, व्हाइट कलर की गोभी जो आप घर में खाते, इतना गंदा पानी लगता है उसको ना, अब को खानी छोड़ दोगे, स्मेल ही स्मेल, स्मेल ही स्मेल। हम तो बस वहां से थोड़ी सी रोड है, वो निकलना मुश्किल होता है, पर वो जाम से बचने के लिए कई बार निकल लेते हैं उस रोड पे, तो गंदगी में उगरा होता है, कई चीजें गंदगी में उगती है, फसल ज्यादा होती है। चलो, वेस्ट अगर कोई बिक रहा है, खाद वाद बनाने में काम आ रहा है या कुछ और, तो वो भी जीएसटी से माफ है। प्रिंटेड बुक्स, कोई इस तरह की बुक्स हैं वो भी माफ हैं, सारी बुक्स नहीं, कुछ सरकार की लिस्ट के अंदर हैं वो। न्यूज़पेपर वगैरह पे जनरली नहीं है, खादी के धागे पे जीएसटी नहीं है, पूजा की सामग्री, हवन सामग्री वगैरह नहीं आती, माफ है। हैंडलूम के ऑलमोस्ट चीजें जो हाथ से बनता है सामान वो माफ है। नेशनल फ्लैग हो गया, रो सिल्क, तैयार कपड़े नहीं कह रहा, रो सिल्क जो कुकून से निकलता है वो माफ है। बच्चों की पिक्चर, ड्राइंग, कलरिंग बुक नहीं आती बच्चों की, बच्चे ड्राइंग करते हैं, माफ है। एग वगैरह माफ है। लाइव एनिमल, फिश वगैरह, मीट वगैरह बिकता है उनका, माफ है। चिक्स वगैरह बिकते हैं, माफ है। आटा, अनब्रांडेड मैदा, माफ है। ठीक है, कई तरह के फैमिली प्लानिंग के कुछ और चीजें बिकती हैं वो भी माफ है। चलो 176 पे चलना, क्या कहता है, क्या मिस्टर जे रजिस्टर्ड पर्सन है, डीलर है, इन चीजों में डील करता है, क्या प्लास्टिक बैंगल माफ, सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन टैक्सेबल, सेल ऑफ प्रिंटेड बुक, न्यूज़पेपर माफ, सेल ऑफ डेट्स माफ। ये डेट्स क्या है, खजूर वगैरह फ्रूट में ही तो आता है फ्रेश, जाने दो। नमक माफ, ऑर्गेनिक में और खेतों में डलती खाद नॉर्मली माफ। ठीक है, कोई केमिकल बेस्ड कोई चीज है तो लग बात है, वरना ये माफ है सब। केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डल रहा है, इसका ना एक रूल है, आगे डिटेल में आएगा कि कुछ परसेंटेज नीचे दे दिया इसने रूल, वो 30% इस पे सरकार की सब्सिडी। ऐसा है किसानों को डीएपी और कई चीजों धरने धुरने चल रहे हैं, किसानों को खाद वाद मिलती नहीं, कई बार किसानों को जो खाद मिलती है, मैन्योर वगैरह, फर्टिलाइजर, उस पे सरकारें कई बार क्या देती हैं, सब्सिडी। आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर अगर याद है, सेक्शन 15 के अंदर डिटेल पढ़ा करते थे, अगर कोई भी सब्सिडी भारत सरकार या हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार ने दी है, वो काट दो, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर किसी क्लब ने या किसी और ने दी है सब्सिडी, तो दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां सब्सिडी किसने दी है, गवर्नमेंट ने। 5.75 का 70% ही लेना है ना सामने वाले से, तो 30% सरकार दे देगी पैसे आपको, तो टैक्स किस पे लगेगा, 5.75 का 70% करना, ये टैक्सेबल वैल्यू है, समझ गए। दे रखा है, ये शर्तें होती हैं सरकार की, वो सारी तरह के फर्टिलाइजर पे नहीं देती सरकार सब्सिडी, कुछ चीजों पे देती है। अब आप सोलर पैनल लगा लो, भारत सरकार सब्सिडी दे देगी, सोलर पैनल लगा लो, तो जितनी सब्सिडी दे देगी वो काट लो, बाकी पे क्या लगेगा। ऐसी किसानों की हर चीज माफ नहीं, जो वो देसी तरीके से मैन्योर तैयार होते हैं वो तो माफ, जो पेस्टिसाइड केमिकल बेस्ड हैं वो माफ नहीं। बट हाँ, सरकार की जो सब्सिडी का अमाउंट है, किसान ने भरा ही नहीं, वो सरकार भरेगी, उस पे जीएसटी नहीं, वो काट दो। जितना 70% किसान ने दिया उस पे जीएसटी।
आगे चलो, लगा लोगे ना, ये टोटल हो गया कितना, मोबाइल हो गए और ये 4,02,000 ये हो गया। इन पे टैक्स की रेट कितनी है, 2.5% है, कर लेना जो भी बनेगा आ जाएगा, 2.5% CGST SGST आ जाएगा। बोलो सेक्शन 11 सर्विस एग्जाम फ्रॉम GST सेक्शन 11, काम का सेक्शन ये है देखो, सर्विस, और बड़ा भी यही है। गुड्स तो बहुत सिलेक्टेड है, सर्विस की लिस्ट बहुत बड़ी है। सर्विस नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने एक लिस्ट दे रखी है, वो सर्विसेज माफ होंगी। पहली बात, सर्विस कौन दे रहा है, कल भी पढ़ लिया था, कौन, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड है चैरिटेबल कामों के लिए। अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी करते हो, वैसे सही वर्ड चैरिटेबल है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में अगर आप लगे हो और इनकम टैक्स से आपकी ट्रस्ट अप्रूव्ड है सेक्शन 12AA और 12AB में, तो आपकी काफी सारी सर्विसेज लगभग माफ है। इवन आप उन सर्विसेज को देने के लिए इंपोर्ट भी करो ना फॉरेन से कोई सर्विस, उस पे भी IGST लगता होता है ना, चलो छोड़ो वो भी माफ। अगर यू आर इंपोर्टिंग सर्विस, यू आर चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स, सरकार को प्रूव करना पड़ता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, हम लोगों के ऑफिस में आते हैं लोग चैरिटेबल कामों के लिए, क्या अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करते हैं। सीएस के ऑफिस में प्रैक्टिस है, पहले सरकार टेम्परेरी रजिस्टर्ड करती है कि लो जी करो आप चैरिटी के काम, फिर सरकार साल के बाद आपसे लिस्ट मांगेगी क्या क्या काम किए तूने, कितना आया पैसा, कितना गया, सारा डिटेल दो, फिर परमानेंट रजिस्टर्ड कर देती है। ऐसा चैरिटेबल एक्टिविटी में आप रजिस्टर्ड हो और एक लिस्ट है, आप इनमें से कोई भी काम करोगे तो आपकी एक्टिविटी माफ है। इवन अगर आप इंपोर्ट भी करोगे ना सर्विस का चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, तो भी IGST देना नहीं पड़ेगा, नो IGST, उस पे IGST देना नहीं पड़ेगा। ये चैरिटेबल एक्टिविटी में आता क्या है, चैरिटेबल में आता है क्या, पब्लिक हेल्थ वाली काम सर्विस दो, कौन कौन सी, जैसे केयर काउंसलिंग करो, कौन से लोगों की, बीमार लोगों की, सीवियर फिजिकल डिसेबल मेंटली रिटार्डेड लोगों की। आपकी संस्था क्या करती है, सिरसा में काम कर भी रही है प्रयास, एलन केलन वाले भी इधर इस रोड पे बालोन के पास डीफ डम लोगों को संभालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आप अपनी लाइफ कैसे चला पाओ, थोड़ा सा ये संभल जाए तो अपने आप पे तो काम कर लेना, डिपेंडेंट तो ना हो। तो सीवियर डिसेबल लोग, अपंग लोग या ये मेंटली रिटार्डेड लोग, इनके लिए आप काम कर रहे हैं, इनकी केयर और काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। या एड्स या HIV से अफेक्टेड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। या नशे में जो पड़ गए शराबी लोग, या शराबी की तो शराब छूट जाती है, लेकिन ये जो नशा और करते हैं ना केमिकल वाला, ड्रग्स लेते हैं, वो नहीं ठीक होते, उनके लिए बड़ा एफर्ट। वो तो जैसे संजय दत्त की मूवी देखी होगी आपने, संजू, देखिए वो उसको रिपोर्ट देते हैं टिक करने के लिए, बताओ तूने आज तक कौन सा नशा किया, 17-18 आइटम होती है, सारी टिक कर देता है, क्या सारी की हुई, वो पूछते ना 20 आज तक तूने इनमें से कौन कौन सा किया है, वो लिस्ट में जितने थे उसने सारे किए हुए थे, टिक 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 टिक। फिर भी वो बच गया क्योंकि उनके पास पैसा था, केयर करने वाले लोग थे, बच गए। अभी वो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा दुबई में, उसका बंदे में दम है, कई बार तो ब्लड बदल दिया उसके बाप ने उसका, कितनी बार। सुनील दत्त कांग्रेस के लीडर भी थे और एक्टर भी थे, तो पर बच गया वो। फिर अब तो एज होगी 65-70 साल का होगा, अब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। तो चलो, बहुत लकी लोग होते हैं जो इस तरह बच पाते हैं, क्योंकि बहुत केयर की जरूरत है इन लोगों को। केयर का मतलब उनको डांटना, लड़ोगे तो वो और ज्यादा नशा करेगा, उसको कैसे केयर करना है, उसको समझाना कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है इमोशनली, तो वो मुश्किल काम है। चलो, नारकोटिक्स या ड्रग्स एडिक्ट्स लोगों के लिए केयर सेंटर बनाया, रिहेबिलिटेशन वगैरह बनाया, माफ। क्या बनाओगे, केयर सेंटर बनाओगे, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। लोगों को ये नहीं पता, नशे में बच्चा पड़ गया, अभी करें क्या, कहां लेके जाएं, क्या है ही नहीं ना, अपने छोटे शहरों में तो कोई खास इंतजाम है नहीं, वो कहीं उठाए फिरते हैं, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, बड़ी दिक्कत है। चलो,
पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो एड्स से बचने के लिए, HIV से बचने के लिए, या प्रोग्राम चला रहे हो कौन से, फैमिली प्लानिंग के लिए, कि फैमिली छोटी हो तो बढ़िया है, अच्छे से पढ़ा लिखा लोगे। कई कई लोगों में ऐसा है ना, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने काम करने वाले ज्यादा होंगे और उतनी कमाई करके लाएंगे, ऐसा भी है ना। कई बहुत लोअर तबका है उसमें ऐसा है कई परिवारों में कि बच्चे 5-7 होने ही चाहिए भैया, ताकि क्या है कमाने वाले हाथ ज्यादा होंगे पर पालने भी तो पड़ेंगे, इतने खर्चा भी तो है, अच्छी पढ़ाई कराना। और तो फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस चलाना, सरकार नहीं चलाती स्लोगन तरह तरह के, हम दो हमारे दो, एक ही काफी और से माफी, इस तरह के बड़े स्लोगन सरकार चलाती है, समझाती है परिवार छोटा होगा तो बढ़िया है। और सही भी है, देखो रिजल्ट देखो। अब आप किसी की फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं क्या? बहुत कम हो गया, बहुत कम। कई बार हम जैसे ज्वाइंट फैमिली है, ब्रदर की फैमिली है, हम लोग जाते कई बार वो ब्रदर की गुड़िया भी आ जाती, भतीजी है, क्या मेरे को भी ले जाओ, मैं नहीं यार रहने दे, लोग कहेंगे 3 बच्चे लेके घूम रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम ऐसा है, एक ही बच्चा लोगों के, या ज्यादा से ज्यादा तो पहले, आज से कुछ साल पहले जाओ तो 5-4 आम थे, और 20-25 साल पहले चले जाओ तो 8-10 भी होते थे लोगों के। तो प्रोग्राम चलाओ, ऐसे समझाओ लोगों को, एड्स से बचने के लिए प्रोग्राम चलाओ। ओके, ये सिरिंज यूज करते हैं एक दूसरे के नशेड़ी, पैसे तो होते नहीं नशा करने के, नशा करने के पैसे नहीं, सस्ता नशा ढूंढते हैं और वही मरते हैं। अब वो ड्रिंक भी करेगा ना, वो देसी वाली शराब पी के मरते हैं बिहार में बड़े लोग, सुना होगा आपने, मर के 40-50-60। वो शराब ही ऐसी होती है। बंदा पढ़ा लिखा होगा, पैसे खर्चेगा तो वो बढ़िया MG पावर लिखे वाली वाइन लेगा, वो सिस्टम। योगा या स्पिरिचुअल रिलीजियस एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हो, मंदिर धार्मिक कुछ कर रहे हो, या योगा जैसे बाबा रामदेव चला रहे हैं, माफ। या फिर आप एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे हो, आपका ट्रस्ट स्किल डेवलपमेंट लोगों को रोजगार देने के काम कर रहा है, या होमलेस बच्चों को क्या है आप सहारा दे रहे हो, या फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, ट्रॉमा सेंटर खोल रखा आपने उनके इलाज के लिए, उनकी केयर के लिए, प्रिजनर को पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हो, जेल में बैठे हैं, और या फिर 65 साल से ऊपर, कहां पे कल भी क्वेश्चन आया था, गांव में 65 साल से ऊपर जो लोग हैं रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह चला रहे हो तो मां, शहर में चलाया पैसे लेते हो तो टैक्स लगेगा, फ्री है तो कोई चक्कर ही नहीं। गांव में थोड़े बहुत पैसे ले भी लेते हो, 65 साल से ऊपर बुजुर्गों को पढ़ाने का प्रोग्राम चलाया है, माफ। ऑर्फनेज चलाते हो, माफ। यहां वो भाई कन्हैया आश्रम वाले बच्चों को संभालते नहीं क्या? कभी गए हो भाई कन्हैया आश्रम में बच्चे बुच्चे देखने अंदर? कभी जाना, बेचारे बड़ा बुरा हाल है बच्चों, वो बढ़िया सेवा कर रहे हैं। अब क्या होता है, लोग आजकल ना, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदला है। अब बड़ी फैमिलीज क्या करती हैं, अपने बच्चों का बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। हम भी एक बार गए वहां, बेटे का बर्थडे था, वहां चले गए उन बच्चों के साथ, क्योंकि क्या है, ऐसे इधर उधर लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम करने से अच्छा वो बेचारों को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और कुछ खाने वाने की चीजें उनको बांटा बेचारे। तो वहां आजकल एक सिस्टम है, लोगों ने इस तरह का सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा बर्थडे पे लोग प्लांटेशन कराते हैं, मतलब अच्छा ही है अगर ऐसा कुछ हो तो उन बच्चों को संभालते हैं वो, जो बच्चे बेचारे वो हैं अपंग। वहां पे कोई बच्चा ऐसा नहीं है भाई कन्हैया आश्रम में, मैंने तो नहीं देखा, या बाई चांस होंगे तो कम होंगे, जो बच्चे बिल्कुल सही हैं वो संभालते हैं। ऐसे बच्चे जो क्या है, पैर खराब है या बोल नहीं सकते, मेंटली रिटार्डेड, ऐसे वहां वही बच्चे देखे मैंने तो जितनी बार भी गया हूं। तो उन बच्चों को संभालते हैं, खिलाते हैं, लोग नौकरी पे रखे हुए उनको तनख्वाह देते हैं, ऐसा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो बढ़िया काम है, माफ। नेक्स्ट, पद्मश्री मिला ना वो सरदार जी को, भाई गणेश आश्रम वालों को, अभी पद्मश्री मिला है थोड़े दिन पहले। चलो, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाटरशेड, फॉरेस्ट बचाने के लिए काम कर रहे हो, अच्छी बात है। वाटरशेड बना रहे हो ताकि पानी ना सूखे, पानी पीने का इंतजाम कर रहे हो। पीछे एक ड्राइव चलाई लोगों ने, ड्राइव चलाई कि पंछियों के लिए पानी रखो, बड़े पंछी गर्मी में बिना पानी के मर जाते हैं। क्यों? कई बार बारिश नहीं होती तो पॉन्ड्स वगैरह सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो पानी बेचारे कहां से, किसी को कह भी नहीं सकते। तो लोगों ने क्या है, अपनी छत के ऊपर या कहीं पेड़ के साथ पानी, क्योंकि नीचे जमीन पे रखेंगे तो उनको कोई खा जाएगा, तो वो टांग देते हैं ऊपर पेड़ों पे, पानी डालते रहते हैं उसमें,
इस तरह के प्रोग्राम चलाए। तो ऐसा कुछ कर रहे हो तो अच्छा है सोसाइटी के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। मुझे कोई कह रहा था थोड़े दिन पहले, एक संस्था वाले, कि यार हम मिलके ना वो चलाते हैं प्रोग्राम, पंछियों के लिए घोंसले रेडीमेड रखते हैं पेड़ों पे। रेडीमेड देखा होगा आपने, कई बार घोंसले टंगे होते हैं उनके लिए लकड़ी के रेडीमेड। मैंने कहा यार पंछी तो घोंसले खुद ही बना लेते हैं, उनको घर बना के देने की क्या जरूरत है। उनको जरूरत है पेड़ों पे बना लेते हैं वो, तो उनको कोई स्पेशल जगह थोड़ी देनी है। ये तो कोई लॉजिकल वाला काम नहीं लगता कि पंछियों के लिए रेडीमेड लकड़ी के बना बना के पेड़ों पे आप छोटे छोटे से बॉक्स टांगों के वो घर बना लें उसमें। वो तो घर गुर तो अपने आप बना लेंगे, और बात करो जो करनी है। चलो, बाकी हिंदुस्तान में इस नाम से लूटा बहुत जा रहा है। ये टीवी में चलने वाले संत महात्मा वृंदावन में जो बैठे हैं, इतना पैसा लूटते हैं दान कर दान दून का। घर में बैठा बुजुर्ग टीवी देखता रहता है, तो यार गाय की सेवा कर रहे हैं बाबा जी, ये वो भेजो इनको 5100 रुपये 11,000 रुपये। और वहां जाके देखो गाय धक्के खाती फिरती हैं वृंदावन में। मैंने तो पहली बार जब वृंदावन गई, इतनी गाय घूम रही धक्के खाती, तो ऐसे लग रहा है यार टीवी पे यूं ही बकवास करते हैं, ये गाय को संभाल लिया, ये संभाल, कोई नहीं। बुरा हाल, अपने से ज्यादा बुरा हाल है वहां। तो लोगों से इमोशन से खेल गए। हर संत ने क्या कर दिया, 4 गायें रख के गौशाला चला ली कि दान मांगने का बहाना चाहिए कोई ना कोई, गौशाला के नाम से ले लो। तो इस तरह से पैसा लूटे जा रहे हैं। काम वेलफेयर पे कम होते हैं और लूटने के ज्यादा होते हैं। चलो, क्या करे, ट्रस्ट है, 12AA में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है। और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की बताओ, योगा कैंप लगाए बुजुर्ग लोगों के लिए, क्या कर दें, माफ। योगा कैंप लगाए, माफ। उम्र का कोई चक्कर नहीं है इसमें योगा कैंप के लिए। योगा बुजुर्ग के तो पैर नहीं मुड़ते, वो कहां योगा कर ले। योगा तो जवानों को चाहिए भी, ताकि बुढ़ापे में पैर चलते रहे। क्योंकि आजकल फिजिकल लेबर कम, खाना घर बैठे आ जाता है, आता है कि नहीं। जोमेटो पे फोन मारो घर आ गया। अमेजोन ने बाजार निकलना ही बंद कर दिया लोगों का, घर पे आ जाता सारा सामान रिटर्न पॉलिसी के साथ। और एक्सरसाइज के इक्विपमेंट भी वही ट्रेडमिल वगैरह घर पे ही आ गए। आता ना, घर पे ही साइकिलिंग कर लेता है। एक सी है पंचकुला में सेटल है सिरसा के, वो रोड डालते हैं 5 किलोमीटर दौड़ा आज मैं 7 किलोमीटर, वो जिम के अंदर दिख रहे होते हैं। भैया जिम के अंदर ठीक है, रेस लगा ली आपने, रनिंग कर ली, लेकिन वो ऑक्सीजन और वो ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं मिल पाएगा ना। पर क्या आजकल लाइफ घर में ही बुक हो गई है बस। और वर्क फ्रॉम होम ने तो काम करने के लिए भी निकालना बंद कर दिया है, घर में ही। तो क्या है, बुजुर्गों का कोई चक्कर नहीं। योगा कैंप वूम्प लगाते हो तो ये समाज सेवा टाइप ही है, माफ है। आप रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, योगा कैंप लगाओ सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए, कोई चक्कर नहीं, माफ। योगा कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट, पेमेंट मेड फॉर सर्विस रिसीव फॉर सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, यूएसए से सर्विस ली क्योंकि आप रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, क्या करोगे सर्विस का, आगे चैरिटी के कामों में दोगे, यूज करोगे। तो ये पूरी तरह, मान लो पानी ना सूख के, इसके लिए शेड वगैरह बनाने हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करने का इंतजाम करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी फॉरेन से ली, हेल्प ली, उसकी पेमेंट दी, कोई बात नहीं, कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा। वैसे आईजीएसटी लगता होता है पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फॉर काउंसलिंग ऑफ मेंटली डिसेबल पर्सन। जो मेंटली डिसेबल पर्सन है उनके लिए काउंसलिंग, देखो ऐसा होता है, एक तो दवाइयां देना, और कई बीमारियां ऐसी होती है दवाइयों की जगह उससे काउंसलिंग सेशन लगाए जाते हैं, उससे क्या वो ठीक हो जाता है। जैसे एक बच्चा थोड़ा तुतला के बोलता है, उसको दवाई से ठीक कर लेगा कोई, ना ना ना। उसके लिए भी बंदे बैठे बाजार में ट्रेनर, वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे वर्ड टू वर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उसकी आवाज सही हो जाए। कोई वर्ड खा जाता है या नहीं बोल पाता, इसकी भी ट्रेनिंग है। ओके, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जीएसटी लगेगा भैया। प्रॉपर्टी कमर्शियल वाली क्या कर रहे हो, किराए पे दे रही है ट्रस्ट, हाँ जी, ट्रस्ट किराए पे प्रॉपर्टी दे रही है तो बख्शी थोड़ी जाएगी, टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्टिविटी प्रिवेंटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे बड़ा काम हो रहा है। जानवर को आजकल आप मार नहीं सकते, सलमान खान की तरह फंस सकते हो, बड़ा बुरा फंसा हुआ है, आपको पता ही है। हाँ, वो बिश्नोई वाले धमकियां दे रहे हैं अलग, कोर्ट कचहरी जो चला वो अलग, मार नहीं सकते। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ एक बार सांप आ गया था,
इंस्टीट्यूट में, ज्यादा बड़ा नहीं था पर फिर भी था, लेंथ ज्यादा थी, है बारीक सा था। अब अपने को कौन से क्या करें, अब सांप को पकड़ भी लें, कहाँ फेंक के आए, और पकड़ना भी मुश्किल है। तो वो बुलाए हमने जो स्नेक चार्मर होते हैं, कोई ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से वो आए, पैसे बताए उन्होंने जी इतने रुपए लेंगे, ले ले भैया और क्या, 1100-1500 रुपए लेंगे, ठीक है जी। उन्होंने सांप पकड़ा। चलो फिर वो ऑफिस वाला स्टाफ होता था पहले, एक सरदार जी था, वो मूवी बनाने लग गया सांप की। तो स्नेक चार्मर ने रोक दिया, भाई मूवी ना बनाओ, सांप पकड़ने पे बैन कर दिया सरकार ने कि सांप नहीं पकड़ना, तू मूवी बना लेगा सरकार मेरे को अरेस्ट कर लेगी, सांप आजाद घूमने दो सरकार कहती है। भैया पकड़ना नहीं, किसी के घर में घुस गया फिर सरकार कहती ना ना आजाद छोड़ो, तो वो मूवी नहीं बनाने दी उसने, कहता मूवी नहीं बनाने दूंगा, सांप ले गया वो अपने साथ, चलो जी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात है, मोदी जी वो लाए नहीं थे टाइगर, चीते, चीते नहीं आए, 125 करोड़ का एक था, मरमुरा लिए, 2-3 रह गए शायद, सुना है वो मरमुरा गए। 125 करोड़ रुपए का एक चीता, 15-20 लाए थे, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ के एनवायरमेंट में चले नहीं, मरमरा गए, ज्यादातर मर गए। बड़ा हल्ला हुआ था, मीडिया, चीता आ गया है, चीता आ गया, भैया पैसे दे के ला इतने महंगे, और वो फिर मर गए। कुन्नो नेशनल पार्क एमपी में वहां आए थे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है आपकी संस्था, तो बहुत बढ़िया। आपने सुना है यहाँ सिरसा में भी कई ट्रस्ट हैं ऐसे एनजीओ जो क्या कुत्तों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हाँ यस यस यस, पार्थ सर ने भी एक ऐसी कोई बना रखा है ऐसा, ठीक है। तो वो इनके ना अपने रूल होते हैं। किसी हाउसिंग बोर्ड में कोई थे बेचारे नॉन, उनके कुत्ते को काट कूट लिया और कुत्तों ने लड़ लुड़ गए जैसे, तो वो चाहते थे भी ये कुत्ता मरेगा या कुछ, भाई इसको कोई ले जाए। वो मैंने किसी को फोन किया एनजीओ वालों को, मेरे को पता कहीं नंबर मिल गया, भाई ऐसे करके कुत्ता है उसको ले जाओ। कह नहीं, वो कहते घर के पालतू वाले कुत्ते हैं ना उनको नहीं रखते हो, हम इलाज करते हैं उन कुत्तों का जो आवारा घूम रहे हैं। मैंने कहा आवारा ही है, वो छोड़ देंगे यार शाम को उसको क्योंकि उनसे इलाज होगा नहीं, वो बेचारे इस लायक नहीं है कि इलाज करवाएं, और वो इंजर्ड भी ज्यादा है, कहना नहीं रखते। तो सिस्टम है, देखो वो कुत्ता वही लेके जाएंगे जो उनको मन में आएगा, वो लेके आगे उसकी नहीं केयर करते। बड़ा सिस्टम है, अजीब अजीब सिस्टम होते हैं, हर एक के अपने अपने रूल हैं। आज से बहुत साल पहले जब आपकी एज में लगा लो दिल्ली जाना हुआ, उस वक्त पैसे पूसे होते नहीं थे ज्यादा कि होटल होटल में रुके ना, ट्रेंड था ट्रेड फेयर देखने चले गए। दिल्ली ट्रेड फेयर है, 2-3 दोस्त थे जैसे, देख आएंगे एक दिन, रुक जाएंगे वहां, रात को चले गए एक धर्मशाला, चांदनी चौक एरिया में धर्मशाला था। तो हमने कहा जी ऐसे करके हमने रुकना है, ट्रेड फेयर देखने आए हैं। वो कहता आपका अटैची कहाँ है? हमारे पास छोटे छोटे बैग थे, एक कपड़ा डाला हुआ है बस, वो एक टॉवल है और क्या है। क्या आपके पास अटैची कहाँ है? सूटकेस। मैंने कहा वो तो नहीं है हमारे पास बैग है। कहता हम तो अटैची वाले को ही देते जिसके पास सूटकेस हो, सूटकेस के बिना हम कमरा ही नहीं देते। मैंने कहा ये अजीब बात है, भाई ये क्या क्राइटेरिया हुआ? कहने हमारा रूल है, ऐसे नहीं देते हम, अच्छा सामान समून हो फिर देते हैं रूम किराए पे। अब अटैची कहाँ से ला, इतना महंगा, जितना किराया नहीं उससे ज्यादा तो सूटकेस हो जाएगा। तो हम तो फिर गुरुद्वारे में रुके जाके। तो कई बार ऐसा होता है, ये ना जो एनजीओ होते हैं ना, इनमें से आधे तो सही तरीके से चलते हैं, आधों का तो नाम ही एनजीओ का होता है, उनके इरादे सेवा करने के होते ही नहीं। आधे एनजीओ तो पैसे खाने के लिए ही बनते हैं, सही बताऊं तो पैसा खाए जाते हैं सरकार का। चलो, तो अपने को टैक्स किस पे देना है? सिर्फ टैक्स देना है अपने को इस 1.5 लाख रुपए पे, बस, बाकी माफ। 1.5 लाख पे लगाना 9%, कितना हो जाएगा? 13,500। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न बेच दी। एंट्री नंबर 2 वो 1 थी कि चलता बिजनेस बेच दिया, उस पर कोई जीएसटी नहीं, बीच में बिल्डिंग, बीच में सब कुछ, असेट्स एंड लायबिलिटी सब कुछ, तो कोई जीएसटी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दी है, सर्विस 2 है। आपने सर्विस किसको दी है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ जी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस क्यों लेगी आपसे? जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रोड पक्की करवानी है, ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में तो गुड्स बहुत लगता है ना। कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये टाइल नहीं लगेगी बहुत ज्यादा, इस पे तो है जीएसटी।
लेकिन अगर गुड्स है ही नहीं, प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है, कोई गुड्स या रॉ मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता। अगर होता है तो सरकार कहती चलो प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो गुड्स है भी तो कितनी हो, सिर्फ मैक्सिमम 1/4। अगर 20 लाख रुपए का पेमेंट होना है तो उसमें गुड्स जो इन्वॉल्व है ना मैक्सिमम 1/4, 5 लाख से ज्यादा की ना हो। यानी मेनली कॉन्ट्रैक्ट किसका है, सर्विस का। आप सर्विस फ्री पढ़ रहे हैं, सरकार को हमने सर्विस दी, गुड्स की नहीं, सर्विस दी है, सर्विस। और सरकार वो सर्विस किस लिए ले रही है, आगे 243G और W सेक्शन है, आगे अगले पेज पे आएंगे, देखो सेक्शन 243W और G इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार की जो ड्यूटी है काम करने की, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सरकार बाहर से सर्विस लेती है, तो सर्विस पे जीएसटी नहीं। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तारे तुरे हिल जाती हैं, हवा हुआ आती है और आती है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हम म्युनिसिपैलिटी की ये सारी लाइटें जला देंगे, तारे तुरे ठीक कर देंगे, 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने सरकार के लिए काम किया, सरकार की ड्यूटी है ना इस तरह की स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करे, माफ। सरकार ने कुछ गरीब बच्चों को कॉपी रजिस्टर नहीं, गुड्स नहीं, कोई जैसे पर्सन हायर कर लिया कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मान लो डेंगू फैल गया बड़े स्केल पे, तो गाइडलाइन सरकार की ऐसे ऐसे बच्चों, उसके लिए सरकार ने कोई पर्सन हायर कर लिए कि लोगों को इस तरह की एडवाइजरी आप दो हमारी तरफ से, तो माफ। सरकार की जो ड्यूटी है काम करना, उन कामों को करने के लिए सरकार किसी और से सर्विस लेती है, आप सर्विस दे रहे हो सरकार के, उन कामों की हेल्प कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी नहीं। यहाँ सरकार सर्विस नहीं दे रही, यहाँ सर्विस कौन दे रहे हैं, हम लोग। किसको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी यूटी कह लो, या लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी कह लो, इनकी जो सर्विस है कौन सी, हाँ जी 243G और W आगे लिस्ट है, वो लिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, रीड ऑनली है, नॉलेज के लिए डाली गई है, वरना इतना ही पढ़ते रहोगे तो क्लियर नहीं होती बात। वो लिस्ट अगले पेज पे है, 2 पेज छोड़ के आगे आ जाओ, चलो फटाफट से देख लेता हूं। COI होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार के जिम्मे क्या है, 243G और 243W, ये काम सरकार को करने हैं, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के काम, जैसे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए काम करना है, बढ़ावा देना है, सरकार का काम है। लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म करना, सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाना, इस तरह के काम करना। माइनर इरिगेशन, वाटर शेड बनाना सरकार का काम है, पानी वेस्ट ना हो, पानी को प्रिजर्व करना, पानी को मैनेज करना। या एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म को मेंटेन करके रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसे कि फिशरी, सोशल और फार्म फॉरेस्ट्री, जंगल जुंगल बचाने को लेके डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो वो बचाना। माइनर या बड़े स्केल के फॉरेस्टों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मेंटेन करवाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हेल्प करना कि चलाओ ये इंडस्ट्री आप, खादी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री चलवाना, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग पानी का इंतजाम करना, फ्यूल फोडर, फोडर होता है चारा, लालू यादव फोडर स्कैम में फंसे थे, चारा घोटाला में, नॉलेज के लिए लिस्ट है, फिर कह रहा हूं चारा। या रोड, कलवर्ट, ब्रिज, फेरीज, वाटरवे, इन सब के कम्युनिकेशन मींस को मेंटेन करना। रोड बनाएगी सरकार, पानी का रास्ता बनाना, फेरी होती है वही छोटा शिप टाइप समझ लो, पानी में जाता है इधर उधर। मैंने बताया इंडिया में कई जगह ऐसा है जहां पे रोड नहीं है, एक आयरलैंड से दूसरे आयरलैंड पे जाना है तो पानी के सिवा कोई इंतजाम नहीं है, पानी की बोट कोई दूर दूर है, शायद मैंने कल आपको एग्जांपल लिया था अंडमान का, वहां क्या है छोटे छोटे आयरलैंड है, एक से दूसरी जगह सामान उठा के जाना पड़ता है। आप घूमने भी गए, आप जिस फेरी में घूमने जाओगे उसका किराया एक बंदे का 1000-1200 रुपए, आप फैमिली में 4 लोग हो तो आपका 5000 रुपए एक से दूसरी जगह जाने का किराया है। लेकिन एक फेरी चलती है वहां के लोकल लोगों के लिए, उसमें किराया 20-30 रुपए पर हेड, 40 रुपए पर हेड, पर उसमें आपका बैठना अलाउड नहीं है, उसके लिए वो मांगते हैं आईडी कि आप लोकल अंडमानी हो, आईडी दो।
आईडी दिखा दो, जो अंडमान में रहता है, वो सरकारी फेरीज चलती हैं, ठीक है ना। भी आप तो जा रहे हो घूमने, आ जाओगे घूम के, पैसा खर्च करके वहां जाओगे, आपको कैसे सरकार फैसिलिटी दे? इतने रिसोर्सेज सरकार के पास भी नहीं है, टूरिस्ट लोगों को तो खुद खर्चना है। लेकिन जो सरकार की तरफ से फेरीज चलती हैं, वो लोकल लोगों को लेके जाती है 30 रुपए 40 रुपए पर हेड। बेचारे क्या करें, काम करने एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वो माफ है। जो सरकार ऐसी फेरीज चलाती है ना, माफ है, ठीक है। चलो, वाटरवे या इस तरह से चीजों को मेंटेन, गांवों में बिजली का इंतजाम करना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हाँ जी, एनर्जी के रिसोर्सेज पे काम करना, बायोगैस है या और तरह की हाइड्रो पावर वगैरह है। पॉवर्टी रेडिकेशन पे काम करना, गरीबी हटाने के प्रोग्राम चलाना। चल रहे हैं क्या? बड़े चल रहे हैं, देखा जाए तो बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं देश में। अगर वो सही तरीके से इफेक्टिवली लग जाए ना काम पे, वो प्रोग्राम के रिजल्ट अच्छे मिल जाएं, तो काफी सुधार हो जाए। पर क्या होता है, देश में करप्शन बहुत है। सरकार राशन डिपो चला रही है, बड़ा पुराना तरीका है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस चला रही है। आजकल तो सरकार ने, पता है, डिपो वाला पैसे खा जाता है एफसीआई के बंदे, तो सरकार ने क्या कर दिया, पैसे ही खातों में डाल देती है सब्सिडी, तू बाजार से ले ले भैया, गड़बड़ नहीं है। ओल्ड एज पेंशन दे रही है कि नहीं? हरियाणा में तो शायद 3000 रुपए क्या बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन। अब तो जेंट्स की भी शुरू कर दी, वाइफ बढ़ गई तो जेंट्स को भी 2-3 हजार, पहले नहीं देते थे, लेडी को मिलती थी, अब तो जेंट्स के लिए भी है। तो वो है विडो पेंशन। अनाथ बच्चों को, लड़कियां ज्यादा है उनको सरकार बड़ा पैसा देती है, 2 से ज्यादा लड़कियां मिलेंगी किसी के घर में है मान लो, तो उनको सरकार पढ़ाई और कई कई चीजें देती है। स्कूलों में इंतजाम कर दिए, 5 बच्चों का ना थोड़ा अलग वीकर सेक्शन वालों का एडमिशन हो जाता है, होता है। अंशुमान कार्ड नहीं बना दिए इलाज के लिए, फ्री कार्ड पे इलाज होता है सरकार ने। उज्ज्वला में गैस दे दी सरकार ने, और हर महीने राशन जो मिलता है। बड़े बड़े प्रोग्राम सरकार ने चला रखे हैं तरह तरह के, इफेक्टिवली चले तो काफी गरीबी खत्म हो जाए। और घर बना के देने के तो आवास योजना वगैरह चल ही रही है सरकार की, हर आदमी को के पास घर हो, सरकार की ये कोशिश है। और बड़े सरकार ने ये प्रोग्राम चला रखे हैं, लेडीज है सिलाई सेंटर, जेंट्स है उनको सिखाने के लिए फ्री स्किल इंडिया प्रोग्राम, ताकि काम धंधा करने लग जाए लोग। सब्सिडी तक दे देती है सीएनजी ऑटो पे और उन पे, कि भाई तू काम लग जा भैया, पैसा सरकार थोड़ा कॉन्ट्री कर देगी, सब्सिडी है ना। तो ये प्रोग्राम सरकार की ड्यूटी है चलाना, चलाती भी है, ठीक। एजुकेशन देना, एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी टेक्निकल वोकेशनल। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें ये काम धंधे सिखाती है सरकार। पहले सिरसा में एक जन शिक्षण संस्थान था सरकारी, वो कार ड्राइविंग भी सिखाता था फ्री में, मतलब क्योंकि वो क्या है, सरकार का प्रोग्राम था कि चलो ड्राइवरी वो सिखाते तो इसलिए थे कि ड्राइवर बन जाए, किसी की गाड़ी चला लेगा, रोजगार मिल जाएगा। पर उनके पास आने लगे कौन लोग, अच्छे अच्छे घरों के, चलो फ्री में कार सीख लो। तो ये दिक्कतें होती है इंडिया में, जिसको जरूरत नहीं है वो भी फ्री फैसिलिटी लेने पहुंच जाता है। चलो, आयुष्मान कार्ड में इतना बड़ा घोटाला है, सुना होगा आपने। डॉक्टर्स ने सेटिंग करके झूठे डम्मी पेशेंट दिखा के आईडी उडी लगा के और करोड़ों अरबों रुपए क्लेम कर लिए आयुष्मान कार्ड से। इलाज पेशेंट का हुआ ही नहीं, बीच में सरकार ने बंद कर दिया पैसा देना, तो डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिए। सरकार क्या क्या करे बोलो, सरकार तो अच्छे के लिए कर रही है, पर हमारे खून में कुछ ऐसा है ना, ईमानदारी पसंद नहीं है, तो इस तरह का कुछ होता है। चलो, लाइब्रेरी नहीं चलती, पब्लिक लाइब्रेरीज माफ, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट एंड फेयर्स, हेल्थ सैनिटेशन, हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी सुनिए, आपके गली मोहल्लों में भी डिस्पेंसरी खुली है जगह जगह। हुड्डा में जाओ तो हुड्डा में बहुत बड़ी डिस्पेंसरी है, खैरपुर झंडी वाली गली में डिस्पेंसरी है, नहर कॉलोनी में डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरीज गली मोहल्लों में भी सरकार ने खोली है, कोरोना में बड़ी काम आई। पहले लोगों को नहीं पता था डिस्पेंसरी का, सरकारी डिस्पेंसरीज हैं छोटी छोटी, तो ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, वहां पे वो नर्सिस जो हैं हेल्प करती हैं, इंजेक्शन लगाना है बच्चे के और इस तरह। फैमिली वेलफेयर के काम करना, चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करना, सोशल वेलफेयर, हैंडीकैप लोगों के लिए काम करना, वीकर सेक्शन एससी एसटी लोगों के लिए काम करना, एससी बीसी लोगों के लिए। पीडीएस, ये वही राशन डिपो वगैरह चलाना, ठीक है, ये सारे काम। इधर और भी लिस्ट है 243 जी,
के बाद डब्ल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है क्या, टाउन प्लानिंग। हाँ, ये टाउन प्लानिंग वाले अपने भी बैठे हैं। अगर आपको शहर के बाहर कोई मैरिज पैलेस खोलना है, टाउन प्लानिंग वालों से परमिशन लेनी होगी। टाउन प्लानिंग में दिक्कतें बड़ी हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, तो रिश्वत चलती है। आप एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज में कैसे यूज कर सकते हो, कर लोगे सेटिंग के बाद, वैसे नहीं। तो उसमें 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रिश्वत मांगते हैं, जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा रिश्वत। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं रिश्वत चलती है। आगे चलो, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, ये आ गया ना CLU, ये वही है। ये टाउन प्लानिंग वाले क्या देते हैं, CLU। मार्केट में बड़ा फेमस वर्ड है CLU। क्या CLU होता है, चेंज लैंड यूज। भाई जमीन सरकार के रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर है, और आप वहां पे क्या है, पैलेस खोलना चाहते हो, सरकार से परमिशन लेके खोलोगे। फिर सरकार बताएगी रोड से 300 फीट पीछे बनाना है। कई बार आप रोड साइड जाते हो, आपको लगता है ना कोई ढाबा है या कोई खाने पीने का या पैलेस है, आपको लगता है रोड से इतनी अंदर जाके बना रखा है। कई बार लगता है ना ऐसे, वो इसीलिए बना होता है क्योंकि रोड से 300 फुट तक तो सरकार बनाने नहीं देती। सरकार कहती है हाईवे, नेशनल हाईवे के 300 फुट इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। क्या पता कल को गाड़ियां ट्रकों से बड़ी चलने लग जाए, क्या पता गाड़ियां और ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर रोड की विड्थ बनानी होगी, तो तोड़फोड़ करना बहुत मुश्किल है। अभी ना बनाने दो, अच्छी बात है। वैसे पहले प्लानिंग है सरकार की, रोड के दोनों तरफ 300 फीट तक कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। परमिशन लेना, सोशल डेवलपमेंट पे, रोड ब्रिज बनवाना, पानी की सप्लाई इंश्योर करना, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, फायर सर्विस। हाँ, फायर ब्रिगेड, हाँ जी, फायर ब्रिगेड आपने रखे हैं कि नौकरी पे, सरकार देती है ना। फोन मारो जी आग लग गई है, फिर ही आते हैं वो भागे हुए, आते हैं ना फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां, वो भी सरकार की ड्यूटी है। वैसे फायर ब्रिगेड नाम का टैक्स भी लग रहा है आप पे। म्युनिसिपैलिटी का जो हाउस टैक्स आता है ना, पर्चा देखना, उसमें फायर ब्रिगेड टैक्स भी जुड़ा हुआ है। चलो, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए काम करना, स्लम एरिया को डेवलप करना। ये जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हिंदुस्तान में है, धारवी, बॉम्बे। धारवी के नाम से बॉम्बे झुग्गी झोपड़ी है। 20 लाख बताते हैं झुग्गी झोपड़ी वहां, डेटा जो है। अब तो कुछ गलियां घर पक्के हो गए, कुछ अभी भी वो बस्ती है। तो स्लम एरिया को डेवलप करवाना भी तो सरकार की ड्यूटी में आता है। सरकार धीरे धीरे उनको पक्का घर बना के दे देती है उस जगह पे, ये भी सरकार की ड्यूटी है। पॉवर्टी इरेडिकेशन भी सरकार की ड्यूटी है। अर्बन एरिया में पार्क बनाना, गार्डन बनाना, प्लेग्राउंड बनाना भी सरकार की ड्यूटी है। ये बना नहीं क्या स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर देखो, बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए अलग है, क्रिकेट के लिए अलग है, हॉकी के लिए अलग से ग्राउंड बना हुआ है ना। तो सरकार की ड्यूटी में आता है तरह तरह के पार्क, गार्डन और प्लेग्राउंड बनाना। और शमशान घाट कौन बनाएगा, मिलके परिवारों वाले नहीं बनाते। शमशान घाट बनवाना भी सरकार की ड्यूटी है, पर ज्यादातर देखने में ही आता है शमशान घाट सरकार के बनाए हुए नहीं है। सिरसा में तो है नहीं, सिरसा में तो 2 पता है मेरे को, एक तो वो शिवपुरी है काठमंडी में, और एक सावंत स्कूल के पड़ोस में शमशान शिवपुरी जो शमशान घाट, दोनों सरकार के बनाए हुए नहीं है। दोनों चला रहे हैं समाज सेवा वाली संस्था वाले चला रहे हैं, वो पैसे इकट्ठे कुट्ठे करके दान चंदे से चला रहे हैं शमशान घाट, ठीक है। वैसे सरकारों के ड्यूटी में आता है कि शमशान घाट बना के देने चाहिए। लोग कहाँ दफनाए जलाएं लोगों को। हिंदुओं का तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, छोटी सी जगह चाहिए, क्योंकि जलाना ही है उन्होंने, तो वहीं और जला देंगे और जला देंगे। लेकिन मुस्लिम लोगों के और क्रिश्चियन में बड़ा पंगा है कि वो तो जगह चाहिए उसको अंदर सुलाना है, जगह रुक जाएगी उसकी, तो समझ गए ना। तो इतनी जगह कहां से आएगी कि बंदे बोर मरते रहेंगे, और जगह फिर तो ग्रेवयार्ड बहुत बड़ा चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदुओं में कोई चक्कर नहीं, दफनाना जलाने का इंतजाम। आजकल इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, पर बात फिर वही आ गई, हिंदू हो तो चलो लकड़ी से जलेगा, या फिर क्या है बटन दबा के बिजली से कोरोना में जलाया। लेकिन मुस्लिम क्रिश्चियन तो नहीं जलाते, वो तो जमीन में ही गाड़ते हैं। तो उनके लिए जगह बहुत चाहिए। यूपी में बड़े बड़े ग्रेवयार्ड, यूपी में
कैटल पाउंड, गांवों में नहीं होता जोड़, जोड़ सुना, जोड़ बादरा जोड़ और इस तरह जोड़ गांवों में होते हैं। जोड़ गांव के बाहर आपको पानी भरा मिलेगा, और कई बार तो माइंड में आता है भैया ये पानी भरा है, ये बारिश का पानी भरा है, बारिश का नहीं भरा होता, उसे भरा जाता है, गांव के सारे जानवर आके उसमें नहाते हैं और शाम को वो इकट्ठे करके ले जाते हैं। वो पानी के जोड़ वो गांवों में बनाए होते हैं कि नहीं बनाए होते, ये कैटल पाउंड होते हैं वो। या प्रिवेंशन ऑफ कटलरी एनिमल्स वगैरह, एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए काम करना, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, कौन बनाती है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, म्युनिसिपैलिटी बना के देती है। पब्लिक एमिनिटीज जैसे लाइट, पार्क, बस स्टॉप वगैरह बनाना, बन रहे हैं ना शहर में जगह जगह बस स्टॉप, बढ़िया देखिए आपने बस स्टॉप वो वेटिंग के लिए बन रहे हैं जगह जगह। बस स्टैंड के सामने बना है बरनाला रोड, वो गर्ल्स कॉलेज है जो उसके बाहर बना है। इधर उधम सिंह पार्क है जो तुलाराम धर्मशाला के सामने, सालासर पार्क के पास बना है, 4-5 तो मेरे को ये ध्यान है, बढ़िया वो स्टील के बने हुए हैं बढ़िया। तो ये सरकार बना रही है। कई जगह तो बैठने के लिए बेंच लगाए सरकार ने, कई जगह क्या लगाए, डस्ट डालने के लिए डस्टबिन लगाए, पर वो बात अलग है, मांगने वाले उठा लेंगे सारे डस्टबिन। अब तो सरकार ना वो जाली लगाती है। शुरू में कोई प्लांट लगाया जाता है, प्लांट लगाता है जानवर ना खाए जब तक वो बड़ा ना हो, बड़ा होगा तो जानवर की पूंछ के बाहर हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तब तक उसे बचाना है। तो वो लोहे की जाली लगाया करते थे, पर वो जाली लोहे की थी, ये मांगने मुंगने वाले वो तोड़ के फाड़ ले जाते थे जाली। अब सरकार ने वो पत्थर की लगानी शुरू कर दी, देखी होगी आपने, या निकलना इंस्टीट्यूट के बाद फुटपाथ के बीच में पत्थर की कलर की हुई पड़ी है, मजबूरी है सरकार की, लोग लोहा नहीं छोड़ते, और वो किसकी लगाई अब सरकार ने, पत्थर की। तो ये काम सरकार जगह जगह पत्थर के बेंच पड़े भी देखे होंगे आपने, सरकारों का काम है। स्लोटर हाउस चलाना, अब जानवर मर गया तो उसका स्लोट वो निकाल लेते हैं ना चमड़ा, और जानवर को डिस्पोज ऑफ कहां करें, जमीन में काटेंगे तो फिर जमीन की जरूरत है बहुत, चक्कर है ना। तो स्लोटर हाउस बने होते हैं, वहां पे क्या है वो स्किन स्कून निकाल लेते हैं और क्या है इस तरह के काम। तो ये लिस्ट है काफी हद तक बहुत बड़ी लिस्ट, ये सरकारी सर्विसेज, सरकार इस तरह की सर्विसेज देती है। इसके रिगार्डिंग, इन सब सर्विसेज के रिगार्डिंग खुद सरकार सर्विस लेती है, तो वो पूरी तरह से क्या है, माफ। आप सरकार को सर्विस दे रहे हैं, पढ़ो एक एग्जांपल, कह रहा है सप्लाई कर रहा है मैन पावर फॉर क्लीनिंग रोड, ठेकेदार हो आप, सरकार ने ठेका दे दिया रोड साफ करने का, पार्क मेंटेन करने का, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग वर्क दे दिया, ये सर्विस सारी माफ है क्योंकि सरकार को सर्विस दे रहे हो आप इस तरह की पब्लिक यूटिलिटी की। क्लियर, और पढ़ लो, और पढ़ो। प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के साथ, रिपेयर करेंगे रोड की आप, जिसके 12 लाख लिए जाएंगे, ओके, 30 दिन में काम पूरा करना है। तो प्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें कोई गुड्स, मतलब प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व है नहीं, तो फिर ये काम एमसीडी का आप कर रहे हो तो इसके पैसे पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। क्लियर। वैसे प्योर सर्विस में कोई गुड्स इन्वॉल्व ना हो। नेक्स्ट कहता है 3A में, 3 में कहता है अगर गुड्स इन्वॉल्व हो भी जाए तो मैक्सिमम कितनी हो, 25%, 12 लाख है तो 3 लाख से ज्यादा गुड्स की वैल्यू ना हो। क्लियर। सरकारों को सर्विस देनी है आपने, सरकारें क्या करेंगी उस सर्विस को, क्यों ले रही है, उनकी ड्यूटी है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 243G या W वाली, वो पूरी करेंगी। एग्जाम्पल दे रहा है, एक लोकल अथॉरिटी ने काम दे दिया स्ट्रीट लाइट जो खराब है उसे ठीक करने का किसी एजेंसी को, वो खराब लाइटों को ठीक भी करेंगे बदलेंगे भी, तो इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है। अगर ये इसमें गुड्स, इफ लिख लेना आप, यहां लिखना रह गया, इफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट, कंपोजिट हो गया ना, लेबर और गुड्स दोनों हो गए, लेस देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, देन ओके, देन ये क्या है, एग्जम्प्ट सर्विस है, ये एग्जम्प्ट सर्विस। क्लियर, बोलो, लिख लेना, ये एग्जम्प्ट होगी अगर वो गुड्स ज्यादा नहीं है तो। वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वेस्ट को, ये जो गंदगी नहीं शहर से उठा ले जाते, तो इसको कहीं तो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। दिल्ली का आपने सुना होगा, वहां पे ना एक पहाड़ बना हुआ है गंदगी का दिल्ली में,
सारे दिल्ली की गंदगी वहां फेंकते हैं, कई बार उसमें आग भी लग जाती है, डंपिंग सेंटर है वो, तो वो बहुत बुरा हाल है गंदगी का। तो उसको डिस्पोज ऑफ करना, स्लम एरिया को इंप्रूव करना, ये सरकारों की ड्यूटी में आता है। फेयर प्राइस शॉप चलाना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां मिट्टी का तेल, चीनी, फूड ग्रेन, कणक मिलती है, वो भी सर्विस जो है पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। ट्रेनिंग देना, इसमें जो खर्चे जो हैं बच्चों को, डिसेबल बच्चों को स्कॉलरशिप बांटना वगैरह सब इसमें आता है। कोचिंग आम कोचिंग नहीं है ये कोचिंग है वो बेचारे डिसेबल लोग हैं उनको हेल्प करना ताकि वो चल फिर सकें। इस तरह की एड वाली कोचिंग पूरी तरह से जो जनरली माफ है। सरकारें ना कई बार एनजीओ वालों को ठेका दे देती है, भैया ये बच्चों के लिए तुम संभालो, 80% हम दे देंगे, यानी वो एक तरह से सर्विस किसकी है, सरकार ही दे रही है, ये सरकार फाइनेंस कर रही है 75% या उससे ज्यादा, तो सर्विस बाय गवर्नमेंट ही मानो, माफ है। आईजीएसटी नहीं लगेगा अगर फॉरेन से सरकार कोई सर्विस ले रही है इन्हीं सब कामों के लिए, तो वो भी माफ है। पानी के ड्रेनेज को लेके कंफ्यूजन है, सरकार किसी एक्सपर्ट से फॉरेन से सर्विस ले रही है पानी के ड्रेनेज के लिए, तो वो माफ है, हो जाएगा। और सरकारें ये वाला काम करती हैं 243 डब्ल्यू और जी वाला, ये एंट्री नंबर 45 माफ है, ये लिस्ट अपने पढ़ ली, लिस्ट पढ़ ली, ये वाले काम करेंगी माफ है। आगे हम पढ़ेंगे रेलवे माफ नहीं, कुछ चीजें टैक्सेबल हैं, कुछ चीजें रेलवे प्लेन की टिकट पे, सरकारी प्लेन चेक क्यों ना हो, एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस का, तो भी टैक्सेबल है, पढ़ेंगे अपन ये सब। डिपार्टमेंट पोस्ट में क्या क्या माफ है थोड़ा बहुत कल पढ़ा था, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट टैक्सेबल है, बाकी माफ है, ये कल अपन और आगे बढ़ाते हैं इसको।